गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। Corrosion of the toe surface is caused by a corrosive element that extreme pressure relative present in the lubricating oil and form material due to external contamination. Form material due to external contamination. The element attacks the toe surface, resulting in the wear over the entire surface. Corrosion of the toe surface. The corrosion of the toe surface. The element such as the extreme pressure resulting in lubricating oil is caused by the corrosive element that the extreme pressure present in the lubricating oil stream. The extreme pressure present in the lubricating oil and form motor to the experiment and the lubricating oil motor to the experiment. तो ठीक है, ये स्लाइड दिख रहा है क्या? यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है सर। हाँ हाँ ठीक है, चलो। तो लास्ट क्लास में मैंने यहाँ तक कि एंड कर दिया था कि नंबर ऑफ द टीथ, अगर गियर पर जैसे डायमेंशन ऑफ द गियर कैसे फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ द टीथ हमारे पास 25 थे और गियर के लिए 100 था। तो ये आप डेटा बुक में एक ये दिया हुआ है चार्ट में आपको शो किया था, जिसमें मॉड्यूल इज इक्वल टू एम हो तो प्रेशर एंगल के अकॉर्डिंग वहां पर आप फेस विड्थ कितना लोगे, मॉड्यूल अगर 4m दिया हुआ है तो ये हमको मॉड्यूल 4m हमने डिसाइड कर लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग फेस विड्थ हमारा 40 mm था, क्योंकि मॉड्यूल इंटू 10 करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग फेस विड्थ हो जाएगा। पी सर्कल डायमीटर 100 mm है पिनियन के लिए। ये लास्ट क्लास में मैंने यहाँ तक एंड कर दिया था। और इसकी सबके लिए एडेंडम क्या होता है, 20 डिग्री के लिए एडेंडम मॉड्यूल के बराबर होता है। एडेंडम जो होता है 1.25 मॉड्यूल के बराबर होता है। क्लियरेंस जो होता है 0.25 मॉड्यूल के बराबर होता है। फिलेट रेडियस जो है 0.4 मॉड्यूल। ये सब डेटा बुक में आपको एक चार्ट में दिया हुआ है। वहां से आप अगर लास्ट में अगर आपको डायमेंशन लिखना हो, डायमेंशन ऑफ द गियर या डायमेंशन ऑफ द पिनियन, तो उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर से फॉर्मूला ले करके आप उसको शॉर्ट आउट कर सकते हो। तो ये लास्ट क्लास में मैंने कंप्लीट किया था। आज का जो है दो एग्जांपल हम लोग देखेंगे, उसका स्पर गियर कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ गियर टूथ फेलियर देखना है, कुछ थ्योरी है जिसके कारण गियर टूथ में फेलियर क्रिएट होता है। वो फेलियर के 5 पॉइंट है, जिसमें एब्रेसिव वियर है, कोरोसिव वियर है, इनिशियल पिटिंग, डिस्ट्रक्टिव पिटिंग और स्कोरिंग। इसके कारण गियर टूथ फेलियर हो जाता है। तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये आपको जानना जरूरी है।
और कुछ दो न्यूमेरिकल मैं आज डिस्कस करना चाह रहा था। तो एक न्यूमेरिकल का पैटर्न ऐसा है कि इसमें मॉड्यूल भी दिया हुआ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दी हुई है, और पिनियन का टीथ दिया हुआ है, और आपको गियर का टीथ दिया हुआ है, सब कुछ दे दिया है। तो उस सिचुएशन में क्या करोगे आप? उस सिचुएशन में बीम स्ट्रेंथ पहले फाइंड आउट करोगे, SB इज इक्वल टू M इंटू बी इंटू सिग्मा बी इंटू वाई से बीम स्ट्रेंथ चेक करोगे। फिर दूसरा वियर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करोगे, जिसमें SW इज इक्वल टू B इंटू Q इंटू DP डैश इंटू K होता है, उससे आप वियर स्ट्रेंथ चेक करोगे। इन दोनों में वियर स्ट्रेंथ में चेक करोगे कि कौन कम ज्यादा है। अगर मान लो वियर स्ट्रेंथ ज्यादा है और बीम स्ट्रेंथ कम है, तो बीम स्ट्रेंथ को लेकर के डिजाइन करोगे। उसमें हम फाइंड आउट करोगे, आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी को सैचुरेट कर, जो भी है आपका जो बीम स्ट्रेंथ को लेकर इफेक्टिव फैक्टर ऑफ सेफ्टी को फाइंड आउट करोगे, उसको देखोगे। अगर आपका वियर स्ट्रेंथ कम आ रहा है और बीम स्ट्रेंथ ज्यादा आ रहा है, तो वियर स्ट्रेंथ को लेकर के आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी को चेकआउट करोगे। तो ये एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसी पर बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल लिया हूँ। ये सारे अगर न्यूमेरिकल अगर आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि ऐसे डिजाइन करना है, तो उसके बाद फिर आप अगर अनसॉल्व्ड वीबी भंडारी का सॉल्व करने बैठोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन है, देखते हैं। अ पेयर ऑफ द स्पर गियर विथ 20 डिग्री फुल डेप्थ इन वॉल्यूट टीथ दिया हुआ है। 20 डिग्री फुल डेप्थ इन वॉल्यूट टीथ यानी कि प्रेशर एंगल हमको मालूम है, 20 डिग्री फुल डेप्थ दिया हुआ है, 20 डिग्री अल्फा दिया हुआ है। कंसिस्ट ऑफ द 20 टीथ पिनियन, 20 टीथ पिनियन दिया हुआ है, और मैशिंग विथ द 41 टीथ गियर। 41 टीथ गियर यानी कि हमारे पास ZG की वैल्यू दी हुई है 41 और ZP की वैल्यू 20 दी हुई है। मॉड्यूल इज 3 mm दिया हुआ है, M की वैल्यू दी हुई है, मॉड्यूल की वैल्यू दिया हुआ है। While the face width भी दे दिया हुआ है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है? face width is 40 mm. The material for the pinion as well as the gear is steel with an ultimate tensile strength of the 600 Newton per mm square. Material for the pinion as well as gear as steel, दोनों steel and steel के हैं। और आप स्टील एंड स्टील के अकॉर्डिंग आपको अगर जरूरत पड़ती बकिंघम लोड लेने की, तो आप कितना लेते? डेटा बुक में दिया हुआ 11860E, और E वहां पर आप क्लास 2 ले सकते थे। ये ग्रेड 6 अगर इंडिकेट कर रहा है तो ग्रेड 6 के अकॉर्डिंग क्लास 2 ले सकते हो, तो क्लास 2 की वैल्यू लेकर के आप चल सकते थे अगर बकिंघम लोड निकालना होता तो। यहाँ बकिंघम लोड निकालना है कि नहीं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो मटेरियल फॉर द पिनियन एज वेल एज द गियर इज स्टील विथ एन अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 600 न्यूटन पर mm स्क्वायर। SUT की वैल्यू गिवन है, और गियर हीट ट्रीटेड टू द सरफेस हार्डनेस ऑफ 400 BHN दिया हुआ है, यानी कि अपने पास BHN की वैल्यू दी हुई है, दैट इज इक्वल टू 400 दिया हुआ है। और पिनियन रोटेटेड एट द 1450 RPM, पिनियन का रोटेशन NP दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 1450 RPM। द सर्विस फैक्टर फॉर द एप्लीकेशन इज, सर्विस फैक्टर की वैल्यू यानी CS की वैल्यू दी हुई है 1.75 CS की वैल्यू दी हुई है। एज्यूम करना है वेलोसिटी फैक्टर अकाउंट फॉर द डायनेमिक लोड, एंड एज्यूम करो बोल रहे हैं वेलोसिटी फैक्टर एप्लीकेशन ऑफ द, एज्यूम करना है वेलोसिटी फैक्टर अकाउंट फॉर द डायनेमिक लोड एज्यूम करना है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.5 लेके चलना है। डिटरमाइन करना है रेटेड पावर दैट द गियर कैन ट्रांसमिट। कहां से मिलेगा रेटेड पावर? रेटेड पावर हमको मिल सकता है MT इज इक्वल टू 60 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 60 इंटू, आप कहां से ले सकते हो? MT इज इक्वल 60 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू किलोवाट, 60 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू किलोवाट डिवाइड बाय 2 पाई n से ले सकते हो, क्योंकि पावर इज इक्वल टू 2 पाई NT बाय 60 होता है। वहां से टॉर्क यानी कि MT इज इक्वल टू 60 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोवाट डिवाइड बाय 2 पाई n कर सकते हो। तो उससे आप वहां से आप रेटेड पावर निकाल सकते हो। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया इसमें मॉड्यूल भी दिया हुआ है, इसमें रोटेशनल RPM भी दिया हुआ है, जेड पिनियन दिया हुआ है, जेड गियर दिया हुआ है, और दोनों सेम मटेरियल के हैं तो पिनियन को डिजाइन करेंगे, ये भी हमको मालूम है। मॉड्यूल भी गिवन है, फेस विड्थ 40 दिया हुआ है, CS हमारे पास दिया हुआ 1.75 दिया हुआ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी गिवन है, सब कुछ दे दिया। तो फिर क्या करना है हमको? यहाँ पर फाइंड आउट करना है रेटेड टॉर्क। रेटेड टॉर्क मिलेगा MT इज इक्वल टू 60 into 10 to the power 6 into किलोवाट डिवाइड बाय 2 पाई n से 2 पाई NP से मिलेगा। और ये जो किलोवाट जो है वो MT से, और इसके लिए हमारा जो है PT हमको निकालना पड़ेगा, और MT किससे निकलेगा? MT इज इक्वल टू होता है 2 into PT इंटू DP डैश बाई 2,
PT इंटू DP डैश बाई 2 से इज इक्वल टू MT होता है, और इसी MT को हम वहां पर पुटअप कर देंगे, तो ये दोनों को इक्वलाइज कर देंगे, तो उससे हमारा जो है जो रेटेड पावर निकल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले हम शॉर्ट आउट कर लेते हैं जो जो वैल्यू दी हुई है, जैसे कि गिवन इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1450 rpm, ZP इज इक्वल टू 20 और ZG इज इक्वल टू 41 दिया हुआ है, मॉड्यूल इज इक्वल टू 3 mm, फेस विड्थ B इज इक्वल टू 40 mm, CS इज इक्वल टू 1.75, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 और BHN इज इक्वल टू 400 गिवन है, SUT इज इक्वल टू 600 न्यूटन पर mm स्क्वायर गिवन है। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, बीम स्ट्रेंथ चेक करेंगे। बीम स्ट्रेंथ क्या है, सेम मटेरियल के लिए सेम स्टील यूज, प्लेन कार्बन स्टील का ही मटेरियल यूज हो रहा है, इसलिए हम पिनियन और गियर दोनों के लिए लेते हुए अगर चेक करेंगे तो दो पिनियन को डिजाइन करेंगे, क्योंकि पिनियन छोटा होता है और वो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। अगर दोनों सेम मटेरियल के हैं तो हम पिनियन को लेकर डिजाइन करते हैं, क्योंकि वो छोटा होता है और कमजोर भी होता है। तो पिनियन को लेते हुए यहाँ पर सबसे पहले बीम स्ट्रेंथ चेक करेंगे। बीम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, अच्छा ये देखो, अगर हम जेड पिनियन चूज कर रहे हैं तो जेड पिनियन कितना दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू जेड पिनियन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 20 टीथ, और जेड पिनियन अगर 20 टीथ दिया हुआ है तो 20 टीथ के करस्पॉन्डिंग हमारा जो लुईस फॉर्म फैक्टर Y, कैपिटल Y जो है दैट इज इक्वल टू 0.32 होता है, डेटा बुक में गिवन है और डेटा बुक से लिया हुआ ये वाली वैल्यू। सिग्मा बी इज इक्वल टू SUT अपॉन 3, तो यहाँ पर 1/3 इंटू 6 SUT यानी कि 600 गिवन है, तो 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर सिग्मा बी मिल जाएगा। एस बी हम निकालेंगे बीम स्ट्रेंथ को, दैट इज इक्वल टू m इंटू बी इंटू सिग्मा बी इंटू y, तो m इज इक्वल टू मॉड्यूल है, मॉड्यूल इज इक्वल टू 3 mm गिवन है, फेस विड्थ b इज इक्वल टू 40 mm दिया हुआ है। सिग्मा बी की वैल्यू 200 पुट अप करेंगे, क्यों, क्योंकि SUT by 100 की है और 600 by 3 की है, तो दैट इज इक्वल टू 200, और y जो है लुईस फॉर्म फैक्टर है जो कि डेटा बुक से लिए हैं हमने, दैट इज इक्वल टू आपका 0.32। इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पर हमको मिल जाएगा आपका 7680 आपका न्यूटन हमारा SB मिल जाएगा बीम स्ट्रेंथ। ये हमने बीम स्ट्रेंथ चेक कर लिया। इसी के साथ साथ हम वियर स्ट्रेंथ को चेक करेंगे। वियर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू B इंटू क्यू DP डैश इंटू K होता है। तो Q कैसे निकालते हैं, Q का फॉर्मूला होता है 2 इंटू ZG डिवाइड बाई ZG प्लस ZP। ZG हमारा गिवन है 41 और ZP हमारा 20 गिवन है, इन दोनों को पुट अप करेंगे तो Q की वैल्यू 1.344 मिल जाएगी। ये Q है आपका, दैट इसके बाद फिर K हम कैसे निकालेंगे, 0.16 इंटू ब्रैकेट में BHN डिवाइड बाई 100 का होल स्क्वायर निकालेंगे, उससे हमारा K निकल जाएगा, और K इज इक्वल टू 0.16 इंटू BHN कितना गिवन है, यहाँ पर देखो 400 गिवन है, तो 400 को पुट अप कर देंगे, 100 से डिवाइड करके होल स्क्वायर निकालेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 0.16 से, तो ये 2.56 निकल जाएगा K की वैल्यू। DP डैश हमारा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू मॉड्यूल इनटू ZP, और मॉड्यूल इनटू ZP के अकॉर्डिंग 3 इंटू 20 कर देंगे, तो यहाँ से 60 mm हमारा DP डैश निकल जाएगा। तो वियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है B इंटू Q इंटू DP डैश इंटू K, यहाँ से 40 इंटू 1.344 इंटू 60 इंटू 2.56, यहाँ से SW कितना निकल जाएगा 8257.54। अब मैंने बोला जब सब कुछ दिया हुआ तो चेक करोगे बीम स्ट्रेंथ कितना है और वियर स्ट्रेंथ कितना है। यहाँ देखो वियर स्ट्रेंथ ज्यादा निकला हुआ है और बीम स्ट्रेंथ कम निकला हुआ है, तो हम बीम स्ट्रेंथ को लेकर के P इफेक्टिव के फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाले फॉर्मूले में पुट अप करेंगे। तो हम वियर स्ट्रेंथ को छोड़ देते हैं और बीम स्ट्रेंथ 7680 को लेके चलते हैं। तो उससे पहले हमको क्या निकालना है, इफेक्टिव लोड निकालना है। इफेक्टिव लोड कैसे निकालेंगे, दैट इज पहले इसके लिए पिच लाइन वेलोसिटी निकाल लेते हैं, पाई DP डैश इनटू NP डिवाइड बाय 60 इनटू 10 टू द पावर 6 से 10 टू द पावर 3 से, तो यहाँ से V निकल जाएगा, V इज इक्वल टू पाई इनटू 60 इनटू 1450 डिवाइड बाय 16 इनटू 10 टू द पावर 3, यहाँ से 4.5553 निकल जाएगा मीटर पर सेकंड में पिच लाइन वेलोसिटी। और अगर 4.55 आ रहा है या 5 मीटर पर सेकंड आप कंसीडर कर रहे हो तो उसके लिए CV की वैल्यू होती है 3/3 प्लस V, जहां पर 3V जो है आपकी वेलोसिटी है। अगर 5 मीटर पर सेकंड है तो 5 पुट अप करते, अगर नहीं दिया रहता तो एज्यूम कर लेते 5 मीटर पर सेकंड को लेके चल रहे हैं, और अगर दिया हुआ है तो यहाँ V इज इक्वल टू कैलकुलेट किए हैं पाई DP डैश NP डिवाइड बाय 60 इनटू 10 टू द पावर 3 से 4.5553 मीटर पर सेकंड आया है। CV में पुट करेंगे तो 0.397 हमारा CV निकल जाएगा। P इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, जब हम प्रीलिमिनरी डिजाइन स्टेज को लेके चलते हैं, क्योंकि बकिंगहम तो है नहीं इसलिए यहाँ पर P इफेक्टिव लेंगे, तो यहाँ CS अपॉन CV इज इक्वल टू PT होगा, तो यहाँ से 1.75 डिवाइड बाय CV इज इक्वल टू 0.397 इंटू PT लेंगे, तो यहाँ से ये PT के फॉर्मेट में आएगा P इफेक्टिव,
तो 4.41 into PT is equal to न्यूटन में आ जाएगा। 4 देखते हैं स्टैटिक लोड। यहाँ पर देखो एग्जांपल में बीम स्ट्रेंथ जो है लोअर देन है एज कंपेयर टू द बीम स्ट्रेंथ के, तो बीम स्ट्रेंथ इज द क्राइटेरियन जो होगा हमारे लिए बीम स्ट्रेंथ को लेके चलेंगे डिजाइन के लिए। तो SB इज इक्वल टू P इफेक्टिव फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो वियर स्ट्रेंथ नहीं लिया, अगर यहाँ पर वियर स्ट्रेंथ कम आता और बीम स्ट्रेंथ ज्यादा होता तो हम वियर स्ट्रेंथ को लेके चलते, यहाँ पर बीम स्ट्रेंथ कम आया है, इसलिए SB इज इक्वल टू P इफेक्टिव इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर आपका वियर स्ट्रेंथ कम आ रहा था तो SW इज इक्वल टू P इफेक्टिव इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता, तो SB इज इक्वल टू P इफेक्टिव फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेके चलेंगे। तो SB इज इक्वल टू 7680 दिया हुआ है, तो हमने कैलकुलेट किए हैं हमने, और P इफेक्टिव कितना है 4.41 इनटू PT है मल्टीप्लाइड बाय 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो दिया हुआ है। तो यहाँ से PT निकल जाएगा, PT इज इक्वल टू 1161 न्यूटन निकल जाएगा आपका PT। ये जो PT है इसकी हेल्प से MT निकाल सकते हैं। तो हमारा रेटेड टॉर्क जो है दैट इज इक्वल टू PT इंटू dP डैश बाई 2 होता है, तो 1161 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से MT निकल जाएगा दैट इज इक्वल टू 34830 इंटू 34830 न्यूटन mm में निकल जाएगा। अब ये जो MT निकला हुआ है इसको आप यहाँ पर रेटेड पावर में पुट अप कर दोगे दैट इज इक्वल टू 2 पाई NP MT डिवाइड बाई 60 इंटू 10 टू द पावर 6। तो यहाँ 2 पाई NP में 2 पाई NP की वैल्यू 1450 पुट अप करेंगे, MT की वैल्यू हमने अभी निकाला है दैट इज इक्वल टू 34830 और यहाँ पर 60 इंटू 10 टू द पावर 6 से ऑलरेडी है फॉर्मूले में, इसको कैलकुलेट करेंगे तो रेटेड पावर हमारा निकल जाएगा दैट इज इक्वल टू 5.29 किलोवाट। तो ये था डुअल चेकिंग मेथड थी। इसमें हमारे पास मॉड्यूल भी दिया हुआ था, फेस विड्थ यानी सब कुछ दे दिया था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी गिवन थी। तो इसमें हम चेक करते हैं इस बीम स्ट्रेंथ कितना है, फिर वियर स्ट्रेंथ चेक करते हैं कितना है, दोनों में जो कम ज्यादा है उसको लेकर के हम यहाँ चेक करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी को। तो यहाँ पर V वेलोसिटी निकाले, CV निकाले, P इफेक्टिव निकाले, और फिर उसके बाद जो हमारा जो कम ज्यादा में जो भी है उसको सेलेक्ट करके हमने स्टैटिक लोड चेक किए हैं। तो अगर मान लो यहाँ पर हमारा ये PT भी अगर हमारे पास गिवन रहता तो यहाँ चेक करते फैक्टर ऑफ सेफ्टी को, अगर 1.5 से लेकर के 1.5 से लेकर के 2 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और अगर दोनों सेम रहते तो हम मानते थे कि हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो दिया हुआ है मॉड्यूल के डायमेंशन के अकॉर्डिंग सही है, तो मॉड्यूल हम 3 को सेलेक्ट कर लिए रहते। यहाँ पर यही क्लोज हो जाता, पर यहाँ पर PT नहीं दिया हुआ था, तो PT को हमने इसके फॉर्मेट में लेकर के आया। PT को हमने SB इज इक्वल टू P इफेक्टिव फैक्टर ऑफ सेफ्टी से PT को कैलकुलेट किए, और PT कैलकुलेट करने के बाद रेटेड टॉर्क कैलकुलेट किया, और रेटेड टॉर्क कैलकुलेट करने के बाद किलोवाट वाले पावर रेटेड वाले फॉर्मूले में MT को पुट अप कर दी। तो यहाँ से हमारा MT निकल गया, MT के बाद किलोवाट निकल गया, किलोवाट को ही हमको फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन में दिया हुआ था डिटरमाइन द रेटेड पावर दैट द गियर कैन ट्रांसमिट। ठीक है, तो ये था इसका। अब आते हैं एक थोड़ी सी थ्योरी दी हुई है दैट इज इक्वल टू गियर टूथ फेलियर के बारे में, तो ये थोड़ा जानना जरूरी है, कभी पूछ सकता है आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम में। तो 2 बेसिक मोड होते हैं गियर टूथ फेलियर के, एक तो होता है ब्रेकेज ऑफ टूथ ड्यू टू स्टैटिक और डायनेमिक लोड के कारण ब्रेकेज ऑफ टूथ जो होता है, और दूसरा होता है फेलियर का कारण होता है सरफेस डिस्ट्रक्शन। तो कंप्लीट ब्रेकेज ऑफ टूथ को तो आप अवॉइड कर सकते हो अगर हम गियर डिजाइन करते समय में पैरामीटर को चेंज कर दे, जैसे कि मॉड्यूल को चेंज कर देते हैं, मॉड्यूल को राउंड फिगर में लेते हैं, फिर ट्रायल चेक करते हैं, फिर फेस विड्थ को देखते हैं। तो इनको आप कम ज्यादा करके आप जो आपका जो कंप्लीट ब्रेकेज ऑफ टूथ है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, ब्रेकेज ऑफ टूथ की कारण फेलियर को आप एडजस्ट कर सकते हो। पर मान लो अगर आपका जो है अगर सरफेस डिस्ट्रक्शन को कंसिडर कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, जैसे कि अगर हम फेस विड्थ को मॉड्यूल को अगर हम एडजस्ट करते हैं तो बीम स्ट्रेंथ जो होता है गियर टूथ का वो चेक करते हैं भाई, कंपेयर देन द सम ऑफ द स्टैटिक लोड डायनेमिक लोड में कम ज्यादा हो रहा है कि, तो उसमें हम देखते हैं। तो ये जो है गियर टूथ का जो फेलियर है, अगर हम ब्रेकेज ऑफ द टूथ को चेक कर रहे हैं तो उसमें हम मॉड्यूल को फेस विड्थ को एडजस्ट करके हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। पर अगर जो सरफेस डिस्ट्रक्शन के कारण अगर फेलियर जो हो रहा है उसका मेन कारण क्या है, सरफेस डिस्ट्रक्शन के उसके 5 मेन कारण है, जिसमें पहला जो है एब्रेसिव वियर है। एब्रेसिव वियर में होता क्या है, फॉरेन पार्टिकल जो होते हैं लुब्रिकेंट में, जैसे कि डस्ट पार्टिकल होते हैं, रस्ट होता है, वेल्ड स्पैटर होता है, मेटालिक डेब्रिस होता है, ये प्रेजेंट होते हैं फॉरेन पार्टिकल जो लुब्रिकेंट में प्रेजेंट होते हैं। और जब ये लुब्रिकेंट में प्रेजेंट होते हैं तो जब गियर इस लुब्रिकेंट के अंदर में रोटेट होता है तो उसमें कुछ स्क्रैच क्रिएट करता है ये,
ये जो रस्ट है, डर्ट पार्टिकल है, वेल्ड स्पैटर है, मेटालिक डेब्रिस है, ये रस्ट ये स्क्रैच क्रिएट करते हैं, और ये स्क्रैच जब क्रिएट होता है उसके कारण एब्रेसिव वियर जनरेट होता है आपके टूथ ऑफ द स्ट्रक्चर गियर में। ये पहला कारण है डिस्ट्रक्टिव सरफेस डिस्ट्रक्शन का पहला कारण है। एब्रेसिव वियर के कारण जो होता है सरफेस डिस्ट्रक्शन होता है। दूसरा क्या है, कोरोसिव वियर है। कोरोजन ऑफ द टूथ सरफेस जो होता है वो क्रिएट होता है, उसका कारण बनता है कोरोजन एलिमेंट, जैसे कि एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव प्रेजेंट होते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल में, और फॉरेन मटेरियल जिसके कारण एक्सटर्नल कंटेमिनेशन के कारण जो फॉरेन मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो एलिमेंट है ये अटैक करते हैं टूथ सरफेस पे, और जिसके कारण जो फाइन वियर यूनिफॉर्मली जो वियर जो होता है, फाइन वियर जो होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे एंटायर ऑफ द सरफेस पर। ये कोरोसिव वियर के कारण होता है। तो कोरोजन ऑफ द टूथ सरफेस जो होता है वो कोरोसिव एलिमेंट जैसे कि एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव प्रेजेंट होते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल में, एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव प्रेजेंट होते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल में, और फॉरेन मटेरियल जो कि एक्सटर्नल कंटेमिनेशन के कारण प्रेजेंट होते हैं वो उसके कारण कोरोसिव वियर जनरेट होता है। ये कोरोसिव वियर सरफेस डिस्ट्रक्शन का दूसरा कारण है। तीसरा जो है आपका इनिशियल पीटिंग होता है। इनिशियल पीटिंग भी एक कारण है। इनिशियल पीटिंग में क्या होता है कि आप ये जो इनिशियल पीटिंग है वो किसके कारण होती है, एरर इन द टूथ प्रोफाइल की एरर के कारण आपका इनिशियल पीटिंग होता है। सरफेस इरेगुलरिटीज के कारण इनिशियल पीटिंग होता है। मिस अलाइनमेंट होता है तो उसके कारण भी इनिशियल पीटिंग होता है। तो इनिशियल पीटिंग ही सरफेस डिस्ट्रक्शन का तीसरा कारण है। चौथा जो है डिस्ट्रक्टिव पीटिंग होता है। तो पहला जो था एब्रेसिव वियर मैंने बताया, कोरोसिव वियर बताया, तीसरा इनिशियल पीटिंग बताया। चौथा जो है आपका वो है आपका डिस्ट्रक्टिव पीटिंग कारण होता है। और ये जो डिस्ट्रक्टिव पीटिंग जो है सरफेस फैटिग फेलियर के कारण, ये डिस्ट्रक्टिव पीटिंग एक सरफेस फैटिग फेलियर होता है जो कि जब लोड जो होता है गियर टूथ पर एक्सीड कर जाता है सरफेस इंड्योरेंस स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल के सरफेस इंड्योरेंस स्ट्रेंथ से जब लोड जो है एक्सीड कर जाता है गियर टूथ पर जो लोड जो है एक्सीड कर जाता है सरफेस इंड्योरेंस स्ट्रेंथ के मटेरियल के स्ट्रेंथ से भी अगर एक्सीड कर जाता है जब लोड जो है तो गियर पर, तो उसके कारण डिस्ट्रक्टिव पीटिंग जो है सरफेस फैटिग फेलियर क्रिएट करता है। ये डिस्ट्रक्टिव पीटिंग क्रिएट होता है अगर आपका जब लोड जो है गियर टूथ पर जब लोड जो है वो एक्सीड कर जाता है सरफेस इंड्योरेंस स्ट्रेंथ के से भी ज्यादा अगर एक्सीड कर जाता है तो उस सिचुएशन में आपका डिस्ट्रक्टिव पीटिंग क्रिएट होता है। ये आपका चौथा कारण है डिस्ट्रक्टिव सरफेस डिस्ट्रक्शन का। पांचवा एक कारण है स्कोरिंग। स्कोरिंग एक स्टिक स्लिप फिनोमेना होता है जो कि अल्टरनेट वेल्डिंग और जिसमें अल्टरनेट वेल्डिंग और शेयरिंग जो होते हैं रैपिडली जगह ले लेते हैं एट हाई स्पॉट पर ये रैपिडली जगह ले लेते हैं। तो ये स्कोरिंग जो है एक स्टिक स्लिप फिनोमेना है। तो इसके कारण आपका जो स्टिक स्लिप फिनोमेना है स्कोरिंग के कारण सरफेस डिस्ट्रक्शन होता है। यहां तक आपको क्लियर है? ये जो थ्योरी जो मैंने आपको बताया वो क्लियर है आपको? आज की क्लास में मैंने जो थ्योरी बताया हूँ यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, तो ये एक मैंने न्यूमेरिकल बताया आपको और एक मैंने आपको थ्योरी बताया। मैं आप लोग का अटेंडेंस ले लेता हूँ, फिर इसके बाद एक न्यूमेरिकल और बताऊंगा मैं आपको। इसके बाद फिर आपका स्पर गियर का डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, तो ये स्कोरिंग एब्रेजन वियर मैंने बताया, कोरोजन वियर बताया, इनिशियल पिटिंग बताया और डिस्ट्रक्टिव पिटिंग बताया। ये 5 कारण जो है इसके कारण गियर टूथ फेलियर क्रिएट होता है। ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि आपकी नॉलेज के लिए भी जरूरी है कि क्या कारण होता है कि गियर टूथ फेलियर को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर कौन कौन से हैं।
तो ये 5 फैक्टर हैं जिसके कारण गियर टूथ फेलियर होता है। और एक जो फैक्टर है जो ब्रेकेज ऑफ द टूथ ड्यू टू स्टैटिक लोड और डायनेमिक लोड। तो स्टैटिक लोड और डायनेमिक लोड को हम एडजस्ट कर सकते हैं, पर आपका जो डिस्ट्रक्टिव फेलियर है उसके लिए कुछ यूज किया था लुब्रिकेंट की उच्चतम क्वालिटी यूज किया थी लुब्रिकेंट के लिए, लुब्रिकेंट करने के लिए, ताकि लुब्रिकेंट जो अवेलेबल हो उसके कारण वियर जो कोरोसिव वियर ना हो, एब्रेसिव वियर ना हो, इनिशियल पिटिंग ना हो। ये जो कारण बनते हैं उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कुछ समय के लिए मेंटेन कर सकते हैं। पर ये जो आपको मालूम है कि आज की डेट में 100% इफिशिएंसी गेन नहीं की जा सकती, चाहे कोई भी मशीन हो, चाहे कोई भी इक्विपमेंट हो, लेकिन अधिकतम समय के लिए हम इसको मेंटेन करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एक एग्जांपल मैं आपको लेकर दिखा रहा हूँ। दूसरा जो है, इट इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ 2-stage स्पर गियर रिडक्शन यूनिट विथ 20 डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्यूट टीथ। 20 डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्यूट टीथ दिया हुआ है। द इनपुट शाफ्ट रोटेट्स एट 1440 rpm and received 10 kilowatt power through a flexible coupling. The speed of the output shaft should be approximately 180 rpm and the gear are made of the pinion carbon steel. Gear are made of plain carbon steel. 45 C8 SUT is equal to 700 Newton per mm square, and the heat treated to the surface hardness of the 340 bhn, and the gears to the surface hardness of the gears are to be machined to the requirement of the grade 6 के लिए दिया हुआ है ईरड के लिए, ताकि ईरड चूज कर सकते हैं डेटा बुक से। The service factor can be taken as 1.5. Assume करना है that the dynamic load to be proportional to the pitch line velocity. Estimate the required value of the module. मॉड्यूल का वैल्यू रिक्वायर्ड करना प्रीलिमिनरी डिजाइन स्टेज को फॉलो करते हुए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 है। सेकेंड बोल रहा है सेलेक्ट करो फर्स्ट प्रेफरेंस वैल्यू फॉर द मॉड्यूल एंड डिटरमाइन द करेक्ट वैल्यू ऑफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर बेंडिंग स्ट्रेस यूजिंग द बकिंघम इक्वेशन। बकिंघम इक्वेशन को लेके चलना है, यानी कि इसमें फाइनल डिजाइन भी करना है। डिटरमाइन करो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट द पिटिंग के डिटरमाइन करना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट पिटिंग बोल रहा है, यानी कि वियर स्ट्रेंथ को लेके चलना है। SW को लेकर के फैक्टर ऑफ सेफ्टी को चेक करना है। और गिव द लिस्ट ऑफ गियर डायमेंशन। गिव द लिस्ट ऑफ गियर डायमेंशन, लास्ट में आपको डायमेंशन शो करने के लिए बोल रहा है कि क्या क्या डायमेंशन आपने अचीव किए हो। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो वैल्यू दी हुई है उसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं। किलोवाट में कितना दिया हुआ है, 10 किलोवाट दिया हुआ है। NRPM दैट इज इक्वल टू 1440 RPM। CS इज इक्वल टू 1.5 दिया हुआ है। SUT इज इक्वल टू 700 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5। BHN इज इक्वल टू 340। ग्रेड ऑफ मशीनिंग इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है और स्पीड ऑफ द आउटपुट शाफ्ट इज इक्वल टू 180 RPM। तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो ये स्ट्रक्चर यहाँ डायग्राम भी शो कर रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि गियर शाफ्ट 1 गियर 1 है और ये जो है यहाँ पर देखो ये एक जो है गियर 1 यहाँ पिनियन 1 है, फिर गियर 2 है, फिर इस गियर 2 के साथ में पिनियन 3 अटैच है और इस पिनियन 3 से ड्राइव हो रहा है फोर्थ गियर। तो 2 गियर है, 2 और 4 गियर है और 1 और 3 पिनियन है। तो देखो यहाँ एस्टिमेशन ऑफ मॉड्यूल बेस्ड ऑन द बीम स्ट्रेंथ करना है। पहले तो एस्टिमेशन करना है। सबसे पहले क्या करोगे, टोटल ट्रांसमिशन रेशियो आई डैश को फाइंड आउट, आई डैश जो है दैट इज फाइंड आउट करोगे। और उस आई डैश के लिए क्या दिया हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ड्राइविंग गियर और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लास्ट ड्रिवन गियर का रेशियो निकाल करके आप आई डैश फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू ट्रांसमिशन रेशियो। ट्रांसमिशन रेशियो निकालने के लिए 1440 डिवाइड बाय 180 करोगे तो 8 निकल गया। अगर ट्रांसमिशन रेशियो निकल गया तो स्पीड रिडक्शन निकाल सकते हो, गियर रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हो। उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, आई इज इक्वल टू रूट ओवर आई डैश करोगे तो रूट ओवर 8 फाइंड आउट करोगे तो उससे आपको 2.8284 आपका गियर रेशियो आई मिल जाएगा। 20 डिग्री प्रेशर एंगल दिया हुआ है। मिनिमम नंबर ऑफ द टीथ 20 डिग्री के लिए, मिनिमम नंबर ऑफ द टीथ फॉर अवॉइडिंग इंटरफेरेंस के लिए पिनियन का कितना हो जाएगा, 18 होता है। कैसे निकाले, जेड मिनिमम इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा कर दिया और अल्फा की वैल्यू 20 डिग्री है, तो वहां से जेड पी निकल गया, जेड पी इज इक्वल टू 18 निकल गया। जेड जी कैसे निकलेगा, ये गियर रेशियो को मल्टीप्लाई कर दोगे जेड पी से तो गियर रेशियो जेड जी निकल जाएगा। 18 का मल्टीप्लाई कर दिया 2.8284 से तो उससे हमारा 50.91 निकल जाएगा। ये 50.91 राउंड फिगर में 51 लेके चलते हैं। अगर जेड जी 51 है, यहाँ पर जेड जी निकल जाएगा 51 है। देखो यहाँ लेआउट में
बोल रहे हैं कि यहाँ पर लेआउट पे शो कर रहा है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग ये गियर 1 और 3 पिनियन है, और ये जो गियर 2 और 4 जो है वो दोनों आइडेंटिकल है, तो यानी दोनों का साइज इक्वल है 2 और 4 का, और 1 और 3 का साइज इक्वल है। तो जेड फॉर 1 गियर के लिए जितना जेड होगा उतना जेड गियर 3 के लिए होगा, और जितना जेड गियर 2 के लिए उतना जेड आपका 4 के लिए भी होगा। तो जो है यहाँ पर इक्वलाइज कर लेते हैं, Z1 इज इक्वल टू Z3 इज इक्वल टू 18 और Z2 इज इक्वल टू Z4 इज इक्वल टू 51। स्पीड ऑफ द शाफ्ट कितना दिया हुआ है, NA इज इक्वल टू 144 RPM। अब यहाँ पर आप रेशियो लगाओ, NB अपॉन NA इज इक्वल टू Z1 बाई Z2, तो देखोगे तो कितना निकलेगा 1440 इंटू 18 डिवाइड बाई 51 से 508.235 RPM निकल गया। अब NC बाई NB, ये यहाँ पर से NC अपॉन NB इज इक्वल टू Z3 बाई Z4 होगा, तो NC इज इक्वल टू NB इंटू Z3 बाई Z4, यहाँ से 508.235 से 18 बाई 51 करोगे, यहाँ से 179.38 निकला, 180 RPM। अब देखो यहाँ स्पीड कितना है, देखो ये स्पीड ऑफ द आउटपुट शाफ्ट 180 RPM है अप्रोक्सीमेटली, तो वेलोसिटी फैक्टर अननोन है एट दिस स्टेज पर, तो वेलोसिटी फैक्टर हम एज्यूम करेंगे 5 मीटर पर सेकंड से, CV इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 प्लस V, 3 अपॉन 3 प्लस 5 यानी कि 3 अपॉन 8 हो जाएगा। यहाँ जो है पेयर ऑफ द सेकंड स्टेज में पिनियन 3 और गियर 4 जो है वो ट्रांसमिट करेगा, ज्यादा टॉर्क ट्रांसमिट करेगा एज कंपेयर टू गियर 1 और एज कंपेयर टू पिनियन 1 और गियर 2 के रिस्पेक्ट में। तो हम जो पिनियन 3 और गियर 4 को लेकर के डिजाइन करेंगे, क्योंकि वो यहाँ से पता चल रहा है आपके जो इन दोनों के इन सब से, तो यहाँ से रेफरेंस हमको पता चल जा रहा है। तो ये जो आपका जो पिनियन 3 और गियर 4 जो है वो ज्यादा पावर ट्रांसमिट करेगा, यानी उसमें ज्यादा लोड अप्लाई होगा और वो ज्यादा टूटने की संभावना है, अगर वो इतना सब ज्यादा एक्सर्ट कर रहा है तो उसमें रेटेड टॉर्क ज्यादा लग रहा है पिनियन 3 और 4 में, वो ज्यादा एक्सर्ट कर रहा है फोर्स को, और उसमें अगर वो ज्यादा उसकी कैपेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, अगर उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए, तो उसके हिसाब से हम पिनियन 3 और गियर 4 को लेकर के हम डिजाइन करेंगे। यहाँ पर पिनियन 3 के लिए लुईस फॉर्म फैक्टर कितना है 0.308, 18 टीथ गियर के लिए आपको 0.308 है, तो मॉड्यूल निकालेंगे प्रीलिमिनरी डिजाइन स्टेज के अकॉर्डिंग। मॉड्यूल यहाँ कैलकुलेट करने पर निकालेंगे, यहाँ पर सब में वैल्यू में पुट अप करेंगे तो मॉड्यूल इज इक्वल टू 5.59 mm आ जाएगा, यानी कि मॉड्यूल हम राउंड फिगर में 6 ले सकते हैं, तो ये राउंड फिगर में हमारा ये 6 हो जाएगा राउंड फिगर में। तो गियर डायमेंशन हम तुरंत क्रिएट करेंगे, गियर डायमेंशन मॉड्यूल इज इक्वल टू 6 mm के अकॉर्डिंग D3 dash is equal to M into Z3, that is equal to 6 into 18 is equal to 108 mm. D4 dash is equal to gear 4 है, M into Z4 is equal to 6 into 51 is equal to 306 mm, और B is equal to 10 मॉड्यूल होता है तो 10 into 6 is equal to 60 mm। तो सबसे पहले डायमेंशन क्रिएट कर लेंगे, ये जो डायमेंशन है वो इन सब को लेते हुए बीम स्ट्रेंथ, MT, PT, डायनेमिक लोड, बकिंघम, ये सब सारे को कैलकुलेट करेंगे, लास्ट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी को देखेंगे, चेकआउट करेंगे कि वो 1.5 से लेकर के 2 के पास आ रहा है कि नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले बीम स्ट्रेंथ लेके चलते हैं, M into B into सिग्मा B into Y, M इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, B इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, सिग्मा B इज इक्वल टू 700 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। लुईस फॉर्म फैक्टर जो कितना है 0.308 है, तो यहाँ से सिग्मा SB कितना, बीम स्ट्रेंथ कितना है 25872, ये हमारा फाइनल स्टेज के टाइम पे काम आएगा। टेंजेंशियल फोर्स कितना है, MT is equal to 60 into 10 to the power 6 into kilowatt divided by 2 pi NB, यहाँ पर 60 into 10 to the power 6 10 divided by 2 pi 508, फिर यहाँ पर देखो ये 187,891.36 आ जाएगा MT, फिर PT निकाल लेंगे 2 into MT by D3 dash से, ये हो जाएगा 3479.47। अब यहाँ पर डायनेमिक लोड निकालेंगे बकिंघम लोड के लिए, जो जिसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 21 वेलोसिटी इंटू ब्रैकेट में CB इंटू PT, CB प्लस PT डिवाइड बाय 21 वेलोसिटी प्लस रूट ओवर PT प्लस CB। तो इसके लिए हमको V चाहिए, V इज इक्वल टू पाई dn बाई 60 होता है उससे, तो पाई इंटू D3 डैश इंटू N3 डिवाइड बाई 60 इंटू 10 टू द पावर 3, यहाँ से पाई इंटू 108 करेंगे D3 डैश से, और N3 इज इक्वल टू 508,235 डिवाइड बाई 60 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये जो है आपका V इज इक्वल टू 2.874
और b इज इक्वल टू 60 और pt इज इक्वल टू हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, दैट इज इक्वल टू 3479.47। इस pt और b को और जो आपका c जो एरर कितना है 0.30 डेटा बुक से लिए हमने एरर 0.03166 mm मॉड्यूल के करस्पॉन्डिंग डेटा बुक में गिवन है, और c की वैल्यू 11860e है। क्यों 11860e लिए? क्योंकि स्टील का कंपोनेंट है और स्टील एंड स्टील के 20 डिग्री प्रेशर डिग्री के अलाउंग के करस्पॉन्डिंग हमारा 11860e होता है, ये हमने ले लिया। यहाँ पर पीडी में ये सारी वैल्यू को पुट अप कर देंगे, पीडी में हम ये सारी वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमारा जो 21.874 यहाँ पर 11860 into 0.0316 मल्टीप्लाइड बाय 60 mm मॉड्यूल, सॉरी फेस विड्थ 60 mm और प्लस 3479.47 पीटी है, और इसी के यही नीचे फॉर्मेट में भी रूट ओवर के टर्म में है, इन सबको कैलकुलेट करेंगे 7077.7855 न्यूटन आ जाएगा। इफेक्टिव लोड चेक करेंगे बकिंघम लोड में जब आ जाते हैं तो फाइनल डिजाइन में, तो P इफेक्टिव इक्वल टू CS प्लस PT प्लस PD, और यहाँ से P इफेक्टिव निकल जाएगा 12296.9905 न्यूटन निकल जाएगा। यहीं पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी को चेकआउट करोगे बीम स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, जो हमने बीम स्ट्रेंथ यहाँ पर कैलकुलेट किया था 25872 के अलाउंग, तो यहाँ पर 25872 डिवाइड बाय 12296.990805 पुट अप करोगे तो 2.10 आ रहा है, यानी कि 2.1 आ रहा है, यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से लेकर के 2 के बीच में होना चाहिए, तो 2.1 भी आ रहा है तो आप 2 कंसीडर कर सकते हैं। यानी इसके अकॉर्डिंग जो हमने पहला ट्रायल लिया जब हमने मॉड्यूल कैलकुलेट किया था 5.59 आया था, राउंड फिगर में हमने 6 mm मॉड्यूल लिया था। ये जो 6 mm मॉड्यूल है वो डिजाइन सेटिस्फैक्टरी को सेटिस्फाई करता है, तो इसके अकॉर्डिंग 6 mm मॉड्यूल को लेकर के चलेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट पीटिंग देखते हैं, पीटिंग के अलाउंग Q इज इक्वल टू Z2ZG अपॉन Z2 प्लस ZP के अकॉर्डिंग 1.4783। हमको नया स्टेप में क्या है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट पीटिंग भी चेक करना है। SW चेक करोगे B into Q into DP dash into K के हिसाब से, तो यहाँ पर 17718.03 आ जाएगा। फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी चेक करोगे 17718.03 डिवाइड कर दोगे 122, ये जो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी P इफेक्टिव को यहाँ पर निकालोगे, जो P इफेक्टिव निकले यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी से बकिंघम डायनेमिक्स से 12296.99 से यहाँ 1.44 आ रहा है, यानी कि ये भी डिजाइन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि 1.5 से लेकर 1.5 से लेकर 2 के बीच में आना चाहिए। तो पहले में आपका 2.1 आया और जब हम वीयर को लेके चल रहे हैं तो 1.44 आ रहा है, यानी कि ये भी हमारा सेटिस्फैक्टरी है। यानी कि ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है इसको 1.44 सेटिस्फाई करता है। हमारे जो डायमेंशन है 6 मॉड्यूल को लेकर के चलेंगे, मॉड्यूल इज इक्वल टू 6 mm को लेकर चलेंगे। तो लास्ट में हमको यहाँ क्वेश्चन में बोला हुआ है कि यहाँ पर हमको गिव द लिस्ट ऑफ गियर डायमेंशन को लिस्ट आउट करना है। तो कैसे करके मॉड्यूल इज इक्वल टू 6 mm, फेस विड्थ इज इक्वल टू 6 mm 60 mm, एडेंडम इज इक्वल टू 6 mm, डेडेंडम इज इक्वल टू 7.5 mm, फिलेट रेट इज इक्वल टू 2.4। ये आप डेटा बुक में दिया हुआ है फॉर्मूला, उससे हम निकाल लोगे। तो गियर 1 और 2 1 और 3 के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि गियर 1 और 3 पीएन है तो पी सर्कल डायमीटर 108 mm, एडेंडम सर्कल डायमीटर 120, डेडेंडम सर्कल इज इक्वल टू 93, नंबर ऑफ टीथ इज इक्वल टू 8 mm। वैसे गियर 2 और 4 आइडेंटिकल मोड में है तो पी सर्कल डायमीटर 308